कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कनाडा स्टडी वीज़ा के प्रोसेस को लेकर। एक नया फ्रेमवर्क ऐड होने वाला है। कल उन्होंने शेल्डन कॉलेज के ब्रैम्पटन कैंपस से ये पूरा स्टेटमेंट दिया है। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने 30-35 मिनट का पूरा स्पीच था जिसमें बहुत बड़ी चेंजेस, एक नया फ्रेमवर्क कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए रेडी हो रहा है। उस पूरे फ्रेमवर्क से क्या क्या चेंज होगा और ये चेंज कब से स्टार्ट होगी, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी एक मंथ के बाद यानी कि 1 दिसंबर 2023 से पहला चेंज, बहुत बड़ा चेंज स्टार्ट होने जा रहा है और सितंबर 24 इनटेक तक इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है या अप्लाई कर चुका है उसको इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में क्या चेंज होने वाला है, कैसे उसने अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। इस वीडियो में क्या क्या उन्होंने बताया, क्या चेंज होने वाला है, कब चेंज होने वाला है, क्या इम्पैक्ट आएगा, हर एक चीज़ पे बात करेंगे। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर, ताकि जो हर बच्चे तक पहुंच सके जो अप्लाई करना चाहता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोशिश हमारी यही है कि आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले जो बड़ी बात उन्होंने कही कि क्यों हम इसको लेके आना चाहते हैं, इस नए फ्रेमवर्क को IRCC चाहता है कि जल्दी इंप्लीमेंट करें। उसके लिए उन्होंने दो बड़े रीज़न दिए। पहला रीज़न उन्होंने प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बताया कि जो इंडिया का 700 स्टूडेंट जिसके पास फेक LOA थे और उनकी एंट्री होगी कनाडा में, और IRCC को इसके बारे में पता नहीं लगा। जो 18-19 की बात की उन्होंने, मगर वो 700 स्टूडेंट्स पे डिपोर्ट होने का खतरा बना हुआ था। ये बहुत बुरी बात है और इसका पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया है कि कनाडा का जो सिस्टम है कनाडा स्टडी वीज़ा का, उसमें कोई ना कोई लूप होल है, क्योंकि 700 स्टूडेंट्स विदाउट एक फेक LOA के साथ एंटर होते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो। उसके लिए सबसे बड़ी चेंज उन्होंने अनाउंस कर दी है। 1 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी DLI किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को रिक्रूट करना चाहता है, LOA देना चाहता है, तो वो LOA पहले IRCC के पास जाएगा, IRCC के रिकॉर्ड में रहेगा, उसके बाद ही वो स्टूडेंट को रिक्रूट कर सकता है। इससे दो चीज़ों का बेनिफिट होगा। एक तो फेक LOA का डर खत्म हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ फ्रॉड नहीं होगा, कम से कम LOA का फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी, हमने देखा है हमारे साथ बहुत सारे बच्चे डेली बेसिस पे अपनी प्रोफाइल शेयर करते हैं, कॉल करते हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ही नहीं है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैकेज कर रहे हैं। जो पैकेज आप करते हो, आप सारा पैसा कंसल्टेंट को देते हो, आपकी फ़ीस पहुंची है कॉलेज में या नहीं पहुंची आपको पता नहीं है। इसीलिए इस चीज़ को किया जा रहा है कि किस कॉलेज के पास कितनी सीट्स हैं, उन सीट्स के अकॉर्डिंग उसने कितने LOA दिए हैं, ये चीज़ कंफर्म हो जाए। दूसरा बड़ा रीज़न, जैसे नॉर्दर्न कॉलेज का हमने देखा कि बच्चों को वीज़ा आ गया मगर बच्चे ट्रैवल नहीं कर पाए क्योंकि सीट्स ऑलरेडी कॉलेज के पास फिल हैं। तो अगर सीट्स फिल हैं तो कॉलेज ने क्यों इतने बच्चों को LOA दिया? इस सभी चीज़ों को रोकने के लिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। दूसरा जो बड़ा रीज़न दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि जो कनाडा स्टडी वीज़ा का एक लेवल बना हो पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट डेस्टिनेशन अगर हम मानते हैं स्टूडेंट्स की तो वो कनाडा है, वो बरकरार रखना चाहते हैं। क्योंकि कनाडा को कंटिन्यू स्टूडेंट्स चाहिए। अगर उन्होंने 2022 की बात कही, 8.5 लाख स्टूडेंट को वीज़ा दिया, अभी 2023 उन्होंने 9 लाख स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया और 2024 में उनका टारगेट 10.5 लाख स्टूडेंट्स का है। वो तभी अचीव होगा अगर हर एक बच्चा जो एक उम्मीद लेकर आता है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशन के साथ उनको काम मिलेगा और काम में वो एक अच्छी अर्निंग कर पाएंगे जिससे वो अपना पूरा एक्सपेंस कवर कर पाएंगे। दूसरा, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा जब उसका स्टडी कंप्लीट होगा, और जब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कंप्लीट होगा तो उसके PR के रास्ते खुल जाएंगे। पहले हमने देखा था कि UK नंबर 1 होता था, मगर UK में ना तो काम रहा ना उनका PR का सिस्टम इम्प्रूव हुआ, तो आज UK 3rd 4th जो डेस्टिनेशन हो चुका है। अगर प्रेफरेंस की बात करते हैं स्टूडेंट की, तो कनाडा अपने आप को नंबर 1 रखना चाहता है और उसने वो पूरा डेटा शेयर किया कि हमारा टारगेट 10.5 लाख स्टूडेंट्स का है 24 में। हम चाहते हैं कि बच्चों में हमारा जो लेवल है स्टडी का वो वैसा ही रहना चाहिए। इसीलिए जो फ्रेमवर्क आने वाला है, बहुत बड़ी चेंजेस होंगी इसमें। दूसरा जो बड़ा चेंज उन्होंने कहा है कि जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, पिछले 10 साल से उसको रिव्यू नहीं किया गया, यानी कि आने वाले दिनों में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी चेंज हो सकता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सिंपल है। अगर आप बैचलर कर रहे हो 2, अगर आप मास्टर कर रहे हो 3, अगर आप PhD कर रहे हो 4 साल। अगर आप मेन एरिया में जा रहे हो तो 2, अगर आप थोड़ा रूरल एरिया में जा रहे हो तो 1 साल इंक्रीज हो जाएगा, सुपर रूरल में जा रहे हो 2 साल इंक्रीज हो जाएंगे। आने वाले दिनों में कनाडा ने इस चीज़ पे भी काम करना है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट किस लेवल ऑफ स्टडी पे और कितनी ड्यूरेशन पे कितना होना चाहिए।
अभी बहुत सिंपल है, जहाँ पर आपके पास प्रोग्राम कोई भी है, लेवल कोई भी है, अगर आपकी स्टडी 2 साल से कम है तो जितना आपका ड्यूरेशन है उतना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको 3 साल का, उसमें लेवल ऑफ स्टडी कुछ भी है आपका, ठीक है, चाहे आप मास्टर कर रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा 2 साल का कर रहे हो, आपको बेनिफिट 3 साल के मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। मगर आने वाले दिनों में इसमें भी बहुत बड़ी चेंज आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों से बहुत जो स्टूडेंट्स की गिनती है वो इंक्रीज़ हुई है। तो वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका पीआर का पाथ ईजी हो, इसीलिए जो चेंजेस होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा, उस तरह से आपको अपना कोर्स लेना पड़ेगा, उस तरह से आपको अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि आपको पीआर तक कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए मैंने पहले बोला था, जो फ्रेमवर्क सिर्फ आपके स्टडी वीज़ा तक नहीं, सिर्फ इसको स्टडी वीज़ा से लेकर उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, उसके बाद पीआर तक का पूरा प्रोसेस इन्होंने एक्सप्लेन किया है और बहुत बड़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद उन्होंने थर्ड जो बड़ी चीज़ यहाँ पर कही है, जो पूरा फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं, उसमें कल मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया था कि क्या क्या चीज़ें उसमें अनाउंस हो सकती हैं। उन्होंने 3 तरह से जो डेटा पूरा लिया है। सबसे पहले डीएलआई से डेटा लिया है, उसके बाद जो आईआरसीसी है वहाँ से उन्होंने डेटा लिया है, थर्ड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पर हैं उनसे डेटा लिया है। उन तीनों के डेटा को मिलाकर उन्होंने इस पूरे फ्रेमवर्क को रेडी करने का प्लानिंग किया है और जो प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद भी वो डीएलआईज के साथ बैठेंगे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चेंज होनी चाहिए। उसके बाद जो उन डीएलआईज में अप्लाई करेगा, जो ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन यानी कि लेवल 1 में आएंगे, उनको क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए और क्यों बच्चे वहाँ पर अप्लाई करें, वो सारा एक पैटर्न बनेगा। और जो वहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा उसको वीज़ा देना है, कितनी स्पीड में देना है, क्या उसको प्रेफरेंस मिलेगा, जहाँ उसको क्या लॉस होगा, तो वो भी बहुत क्लियरली जहाँ पर आपको बताया जाएगा। और एक अच्छे डीएलआई में क्या क्या चीज़ों पे बात की जाएगी, वो भी प्रॉपर एक सिस्टम बनकर हमारे सामने आ जाएगा। वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद इन्होंने जो बड़ी बात कही है कि जो हमारा पूरा सिस्टम है कनाडा स्टडी वीज़ा का, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लूप होल हैं जिसकी वजह से बच्चों के साथ ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। दूसरा बड़ा फ्रॉड क्या है, एक तो हो गया कि फेक एलओए आ गया, दूसरा बड़ा फ्रॉड क्या है कि बच्चों के साथ कुछ डीएलआईज जिनके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है या जिनके पास इंफ्रा ही नहीं है, वो सिर्फ क्या करते हैं कि उनकी अटेंडेंस कंप्लीट करवा रहे हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो उस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं कि बच्चे के पास सीट्स नहीं है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा है, उसकी वजह से वो उन बच्चों को प्रॉपर स्पेस नहीं दे पा रहे और प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। और जब वो बच्चा वहाँ से पास होकर निकलता है तो उसके पास अर्निंग का कोई साधन नहीं होता। तो उन्होंने इस चीज़ पे मेन फोकस किया है कि जो स्टूडेंट जहाँ पर आ रहा है उसने स्टडी कंप्लीट की तो उस स्टडी का उसको क्या बेनिफिट होगा, तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर उसका क्वालिटी एजुकेशन होगा, स्टूडेंट टीचर रेशियो प्रॉपर होगी और कॉलेज के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो इन सभी बातों पे उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रेस दिया है और आने वाले दिनों में बहुत बड़े चेंजेस आपको डीएलआईज में, उनके प्रोसेस में, उनके ऑफर लेटर देने में, उनका जो पाथ है पीआर तक का, उसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो अभी फ्रेमवर्क रेडी होगा उसके लिए उन्होंने बोला कि हम जल्दी ही आपको इन्फॉर्म करेंगे क्या क्या चेंजेस होंगी और जो भी अपडेट्स आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी। जैसे दिसंबर 2023 से कोई भी डीएलआई आपको ज़्यादा ऑफर लेटर नहीं दे सकता, ज़्यादा एलओए नहीं दे सकता, जितनी उसको सीट अलॉट की गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑफर लेटर आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही एलओए आएगा। उसके बाद जो डेफरमेंट का सीन हम ज़्यादा देखते थे वो बहुत कम हो जाएगा। बच्चे विदाउट ऑफर लेटर, एक फेक ऑफर लेटर का जो डर है बच्चों के माइंड में कि जो मेरा ऑफर लेटर है जो फेक है या जेन्युइन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा 1 दिसंबर 2023 के बाद। इसी अपडेट के साथ बने रहिए। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सितंबर 24 इनटेक के लिए। अगर आप जैन में जा रहे हो तो मुझे ज़्यादा इसमें कोई चेंज नहीं लगेगी, उन बच्चों पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने ऑफर लेटर भी ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है और रिजल्ट भी उनके पास आ चुके हैं। मे वाले बच्चे जो ऑफर लेटर आएगा, एलओए आएगा, उसमें उनके लिए चेंज आ जाएगी कि आपके एलओए का रिकॉर्ड आईआरसीसी के पास होगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। मगर जो लेवल 1 और लेवल 2 का है वो सितंबर इनटेक वालों को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। फिर भी आप एक मानकर चल लीजिए, आपको सिंपल बता देता हूँ, जो पब्लिक कॉलेज हैं उसमें 99.99% लेवल 1 में आएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको आने वाला, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आपका ऑफर लेटर प्राइवेट इंस्टीट्यूट का है तो आने वाले दिनों में उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकता है सितंबर इनटेक के लिए। अगर उससे पहले आप जा रहे हो तो अगर आपके कॉलेज में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है
तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से जा सकते हो, उसमें आपको आने वाले दिनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।